हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो हमने लास्ट लेक्चर में लाइव प्रोसेस की बात की थी। लाइव प्रोसेस के हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि लाइव प्रोसेस क्या है। उसके बाद हमने ये देखा था कि उसके टाइप कौन कौन से हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम 4-5 मिनट का, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई लाइव प्रोसेस जो है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने आप को अलाइव रखने के लिए। ठीक है, हमने उसके एग्जांपल देखे थे, जैसे न्यूट्रिशन आ गया हमारे पास, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। और ये सब क्या है, इसके लाइव प्रोसेस के अलग अलग टाइप पार्ट्स हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने उसके बाद बात की थी किसकी, न्यूट्रिशन की। कि पहला टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। न्यूट्रिशन के टाइप क्या है, जैसे हमने पढ़ा था हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने पढ़ा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मतलब प्लांट्स, बचपन से पढ़ते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रोप्स में वो आ जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से बनाते हैं वो प्लांट्स जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कीमोसिंथेसिस से भी बनाते हैं। आप हायर क्लासेस में इनके बारे में स्टडी करेंगे, कैसे केमिकल की मदद से भी सिंथेसिस किया जाता है फूड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। तो हमने प्लांट का पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स हमने उसमें पढ़े थे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने, उसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमने पढ़ा था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं बिना उनको मारे, विदाउट किलिंग देम। इसमें हमने पढ़े थे 2 तरह के पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक तो होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि किसकी अपने नेक्स्ट क्या था सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, सड़े गले हुए मरी हुई चीजों से ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इनको हमने क्या कहा था, डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जैसे फंगस आ जाती है, इसमें अपने मशरूम्स आ जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स में आते हैं। इनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने होलोजोइक के बारे में जानकारी ली थी। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि भाई 5 स्टेप होते हैं। इंजेशन होते हैं, डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका एसिमिलेशन होता है, देन उसका इजेशन होता है। तो ये सब स्टेप के बारे में हमने इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे होलोजोइक को। अभी हम डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं होलोजोइक को। तो उसके बाद हमने थोड़ी प्लांट की बात की थी। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन देखी थी हमने, क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में हुआ था। किसकी मदद से हुआ था, वाटर को मॉलिक्यूल की मदद से। और क्या हुआ था, किसकी प्रेजेंस में हुआ था, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। बिल्कुल सही। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने इसमें स्टेप देखे थे फोटोसिंथेसिस के, 3 स्टेप थे। पहला था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, देन उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2। उसके बाद तीसरा स्टेप था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके थे। और लास्ट में हमने स्टोमेटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी कि ओपन स्टोमेटा 2 और क्लोज स्टोमेटा, 2 कंडीशन में स्टोमेटा पाया जाता है। लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। गार्ड सेल्स होती हैं इसमें 2, यही कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कैसे होता है कि गार्ड सेल्स में पानी फिल हो जाता है तो वो ओपन हो जाते हैं, गार्ड सेल्स से पानी बाहर रिलीज हो जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यहां तक की जो भी स्टडी थी हम लोग कल के क्लास में या फिर जो प्रीवियस क्लास जब भी हुई थी उसमें हम कर चुके थे। ठीक है, अब ये लाइव प्रोसेस का जो है ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन अमीबा। पहला टॉपिक जो आज का रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डाइजेशन इन अमीबा। तो देखो अमीबा क्या है, अमीबा किस तरह का डाइजेशन शो करता है, अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो हमने देखो इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो ये कलर ले लेते हैं। देखो अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी को पता है अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो जो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस होते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए, उंगली जैसी स्ट्रक्चर।
क्योंकि देखो अमीबा के पास हाथ पैर तो है नहीं, अपने हाथ पैर तो है नहीं, तो ये जो मेम्ब्रेन है यही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन ना स्पेशली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है और इसको हम बोलते हैं क्या, स्यूडोपोडिया। अब देखो बायोलॉजी में जब भी आपको कोई नाम डिफिकल्ट लगे तो उसको तोड़ लो, जैसे इसको हम तोड़ते हैं स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, क्या मतलब होता है, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लिम्स, लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर, तो स्यूडोपोडिया फॉल्स लिम्स, ठीक है। तो ये एक तरह से ओरिजिनल लिम्स नहीं है, फॉल्स है, उनके जैसे फंक्शन कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इनकी मदद से ये क्या करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है। अब कैप्चर करके ना यहां पे एक वैक्यूल क्रिएट करता है, एक कैविटी टाइप क्रिएट करता है वैक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वैक्यूल को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। अब जैसे ही देखो यहां पे क्या हुआ, इस फूड को कैप्चर कर लिया, ये क्या हो गया, इंजेशन हो गया। अब इंजेशन होने के बाद डाइजेशन में क्या होगा, ये फूड वैक्यूल जो बनी है, अमीबा क्या करेगा, अमीबा के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, वो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर क्या कर देगा, इस फूड वैक्यूल में रिलीज कर देगा। यहाँ पे अपने सारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो क्या कर देगा, अमीबा इस फूड वैक्यूल में रिलीज कर देगा। अब ये सारे एंजाइम्स इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, इसका ये जो भी खाना आया है इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, तोड़ के जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है उसको अमीबा डायरेक्टली क्या कर लेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद उस फूड को अपनी एनर्जी के लिए यूज लेगा, उससे एनर्जी बनाएगा, वो रेस्पिरेशन में बनती है, वो हम आगे डिटेल में देख लेंगे। तो ये क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उससे एसिमिलेशन हमने बात की थी, यूटिलाइजेशन करना, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन करना, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जाके। उसके बाद अब देखो यहां पे जो बच गया, ये क्या बच गया, जो वेस्ट, ऐसी कोई चीज जो कि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता या फिर जो काम का नहीं है इसका, वो क्या बच गया, सारा वेस्ट बच गया। उसको ये ऐसे फूड वैक्यूल को अपने सेल मेम्ब्रेन के पास लाता है और सेल मेम्ब्रेन को हल्का सा बस्ट करके और ये वेस्ट को सारा क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है डाइजेशन इन अमीबा। सबसे पहले क्या हुआ, अमीबा के अंदर, अमीबा ने देखा उसके आसपास फूड आया, अमीबा ने महसूस किया, देख तो सकता नहीं, आंखें नहीं है इसकी, है ना। जैसे ही इसके पास फूड आया, अमीबा ने क्या किया, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस हुए, फॉल्स लिम्ब बनाए, फॉल्स पोडिया बनाए, यानी इनको बोल रहे स्यूडोपोडिया बनाए। उन स्यूडोपोडिया ने क्या किया, फूड को कैप्चर किया और कैप्चर करके एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद अमीबा ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने भी थे वो सारे उस फूड वैक्यूल में डाल दिए। उसके बाद उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने सारे खाने को डाइजेस्ट कर दिया। उसके बाद जितना भी था उनको न्यूट्रिटिव मटेरियल था उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया, और जब बाकी वेस्ट बचा उसको फूड वैक्यूल को तोड़ के बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया गया, यानी क्या कर दिया गया, इजेशन कर दिया गया। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये आपको अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन, या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ डाइजेशन इन अमीबा, तो उसमें आप इस तरह के डायग्राम बना के आ जाएंगे, इजीली आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। आपको हल्का फुल्का समझाना होगा कि कैसे यहाँ पे स्यूडोपोडिया बना, यहाँ पे कैसे वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्या, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये कौन सा है, हाँ ये तो ये देखिए, चलो हम लिख लेते हैं, अपनी हेडिंग लिख देते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। एक सेकेंड,
गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ह्यूमन में क्या होता है, एक कंप्लीट प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है ह्यूमन के अंदर। देखो जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जाते हैं, हाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ह्यूमन के अंदर एक माउथ से स्टार्ट होकर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनस। माउथ टू एनस की एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिस कंप्लीट ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी ट्यूब को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। हम लिख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो ह्यूमंस क्या करते हैं, माउथ से फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो इंजेशन ऑफ फूड कहां पे होगा, माउथ के अंदर। तो सबसे पहले हम डाइजेशन कहां पे देखेंगे, इन माउथ। माउथ के अंदर बात करते हैं डाइजेशन की। तो माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर यहां पे देख रहे हो आप सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये देखो ये सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, ये एंजाइम्स रिलीज करती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। चलो पहले हम देख लेते हैं माउथ में क्या होता है। माउथ में सबसे पहले टीथ, हमारे दांत, ये खाने को हम चबा चबा के छोटा करते हैं। तो टीथ किस तरह का डाइजेशन करते हैं, टीथ करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। कैसा डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ किस तरह का डाइजेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। इसी के साथ हमारे माउथ में बायोकेमिकल डाइजेशन भी होता है, बायोकेमिकल डाइजेशन। और ये कौन करता है, बायोकेमिकल डाइजेशन। बायोकेमिकल डाइजेशन किया जाता है किसके द्वारा, सलाइवरी सलाइवा के द्वारा, सलाइवा। और ये सलाइवा को रिलीज कौन करता है, ये सलाइवा रिलीज होता है किसके थ्रू, ये सलाइवा रिलीज होता है किसके थ्रू, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, क्या रिलीज करती हैं, सलाइवा रिलीज करती हैं। और इस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम पढ़ते हैं, वो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, माउथ में फूड आया, इंजेस्ट किया, उसके बाद सबसे पहले टीथ के थ्रू मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब उसको चबा चबा के स्मॉल पीसेस में तोड़ा। उसके बाद बायोकेमिकल डाइजेशन हुआ। बायोकेमिकल डाइजेशन में क्या है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इन्होंने क्या किया, सलाइवा रिलीज किया। और ये सलाइवा में प्रेजेंट है क्या, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सलाइवरी अमाइलेज की बात करते हैं हम। सलाइवरी अमाइलेज जो है, सलाइवरी अमाइलेज हमारे खाने में जो कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है, नॉर्मली स्टार्च। कौन सी होती है, स्टार्च। क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर है स्टार्च, उसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, सिंपलर शुगर में। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है एक सिंपलर शुगर में जिसका कि नाम है क्या, माल्टोज। क्या नाम है, माल्टोज। अब देखो अभी ये सिंपल में कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन अभी ये सिंपलेस्ट में नहीं हुई है, यानी कि अभी ये इतनी छोटी नहीं हुई है कि इसको एब्जॉर्ब कर सके, यानी ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। इसका अभी और फर्दर डाइजेशन होना बाकी है, जो कि ये माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। अच्छा चलो हम एक बार ना हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते हैं कि हम एक्चुअली में डाइजेशन में किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कंप्लीट। तो देखो यहां से थोड़ा आसानी हो जाती है। हमारे खाने में जो हम स्टार्च प्रेजेंट है, हम चाहते हैं कि डाइजेशन जब कंप्लीट हो तो वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर।
ठीक है। हमारे खाने में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, मेनली 3 कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रोटीन प्रेजेंट है, वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, एमिनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। और हमारे खाने में जो फैट प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है डाइजेशन के। हम ये चाहते हैं कि हमारा जब डाइजेशन कंप्लीट हो तो हमारा जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो चुका हो किसमें, ग्लूकोज में, हमारी जो प्रोटीन है जो भी खाने में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो चुकी हो किसमें, एमिनो एसिड्स में, और हमारी जो फैट है हमारे खाने में जो भी है वो कन्वर्ट हो चुका हो किसमें, किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसी को देखते हुए तो यहां पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, माउथ में माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। माल्टोज से अभी और ये फर्दर आगे डिवीजन और ज्यादा डाइजेस्ट होना बाकी है, ठीक है। ये जो सलाइवा होता है, हमने अभी बात की थी सलाइवा, इसका जो पीएच होता है, देखो पीएच बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे डाइजेशन में। हमारे पीएच क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे माउथ में नॉर्मली क्या होता है, 6.8 पीएच होता है सलाइवा का। कितना होता है, 6.8, यानी कि ये स्लाइट बहुत हल्का सा क्या होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आगे खाना जाएगा, स्टमक में जाएगा, हमें पता है स्टमक में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, HCl एसिड प्रेजेंट होता है जो हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। उसके बाद जब हम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे पार्ट में जाएंगे, ड्यूडेनम में, वहां पे क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जिसमें क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ का जो नेचर है वो कैसे कर देते हैं, बेसिक मीडियम कर देते हैं। तो ये जो मीडियम है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ये हमारे चेंज होता रहता है। ये जरूरी होता है प्रॉपर डाइजेशन के लिए, वो हम देखेंगे क्यों जरूरी होता है। तो जो सलाइवा है इसका पीएच क्या होता है, 6.8 पीएच होता है। अच्छा, एक और ऑर्गन हम मिस कर गए, वो क्या है, टंग। देखो टंग का एज सच कोई डाइजेस्टिव में रोल नहीं है, बस उसका ये रोल है, पहली चीज तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमें खाने के टेस्ट आते हैं वो टेस्ट बर्ड्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे होता है ना, कई बार हम कुछ ज्यादा ही गर्म चीज खा लेते हैं तो हमारे टेस्ट बर्ड्स कुछ टाइम के लिए बर्न से हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो किसी चीज का ना हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो यही होता है कि टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर, जो जिनकी वजह से हमें हमारे खाने का टेस्ट आता है। उसके बाद टंग एक और चीज में हेल्प करती है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, यानी हमने जो खाना खाया है उस खाने के साथ सलाइवा को अच्छे से मिक्स करने का। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो टंग है इधर उधर चलती रहती है ताकि वो खाने में सलाइवा मिक्स होते रहे, खाने के हर पार्ट तक सलाइवा पहुंच जाए ताकि सलाइवरी अमाइलेज क्या करे, अपना काम करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन है माउथ, ये इस तरह से होता है। और माउथ के अंदर जब फूड होता है उस फूड को बोला जाता है क्या, एक हम नाम देते हैं, नाम क्या है, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। फूड इन माउथ, ये क्या है, फूड इन माउथ, फूड इन माउथ, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले माउथ में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, सलाइवा रिलीज करती हैं। सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज। एक सेकेंड, हाँ, सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में। सलाइवा का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। उसके बाद टंग होती है, टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में मिक्सिंग करता है, हेल्प करता है मिक्सिंग में सलाइवा और फूड को। इससे पहले हमने पढ़ा टीथ होते हैं, टीथ क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है। और जो माउथ होता है उसमें जो खाना होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो बोलस है, ये बोलस यहां से हम इसको क्या करेंगे, स्वेलो करेंगे। जब हम स्वेलोइंग करेंगे तो यहां पे एक पोर्शन होता है, ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है आपको, कि यहां से क्या हो रहा है, देखो यहां से नोज से एयर आ रही है और यहां आगे की तरफ होती है यहां पे विंड पाइप। क्या होती है, विंड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो ये एक कॉमन ओपनिंग होती है विंड पाइप और ये फूड पाइप की।
बना देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे बना लेते हैं इसको हल्का सा, इस तरह से। इस तरह से तो ये कॉमन एरिया होता है। यहां से देखो, यहां से क्या आ रहा है हमारा, यहां से फूड आ रहा है और फूड पाइप में जा रहा है, और यहां से एयर आ रही है और ये विंड पाइप में जा रही है। तो ये क्रॉस पैसेज बनता है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ये फूड के बाद माउथ के बाद जो अगला पार्ट आता है ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद फूड एंटर करता है किसके अंदर? इस ईसोफेगस के अंदर। किसके अंदर एंटर करता है? ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस यानी कि क्या है? ये फूड पाइप। ये क्या है? फूड पाइप। ठीक है। अब देखो, जैसे ही फूड ईसोफेगस में एंटर करता है ना, तो जो ईसोफेगस की जो मेम्ब्रेन है, उसमें जो लेयर है ईसोफेगस की, उसमें मसल्स होती हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इस ईसोफेगस में क्या स्टार्ट हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और ये एक वेव जनरेट होती है, डाउनवर्ड वेव जनरेट होती है किसके अंदर? इस ईसोफेगस के अंदर, ऐसे नीचे की तरफ। और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है? नीचे की तरफ, ऐसे खाना नीचे की तरफ, ताकि ये वेव के साथ में जो भी खाना है इसके अंदर वो कहां चले जाए? नीचे स्टमक में चले जाए। तो ईसोफेगस के अंदर किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ यहां से खाने को इस स्टमक के अंदर पहुंचाने का काम करती है। समझ में आ गया? ईसोफेगस, फेरिंग्स, देन अब अगला जो पार्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा? यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या? डाइजेशन इन स्टमक। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत थोड़ी है? चलो एक सेकंड, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये लो, ये आ गया हमारे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अब कहां पे खाना आ गया है? कहां पे आ गया है खाना? खाना आ गया है कहां पे? स्टमक के अंदर। ठीक है, अब खाना कहां पे आ गया है? स्टमक के अंदर। स्टमक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। स्टमक के अंदर ना, जो स्टमक की लाइनिंग होती है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, इस लाइनिंग में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन निकालती हैं जिनको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में मेन क्या क्या चीजें होती हैं? इस गैस्ट्रिक जूस में ना मेनली 3 चीजें होती हैं। पहली चीज बात करें तो सबसे पहले हम गैस्ट्रिक जूस में बात करते हैं, क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दूसरी चीज इसके अंदर होती है एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखो, ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, पेप्सिन होता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। उस इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है क्या? म्यूकस। म्यूकस। तो 3 चीजें आ गई हमारे पास, HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। तीनों के सेपरेट वर्क देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? HCl की।
HCl क्या करता है? HCl हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। क्या करता है? इट क्रिएट हाईली एसिडिक मीडियम इन स्टमक। और उससे होता क्या है? होता यह है कि उससे जो भी खाने के साथ में बैक्टीरिया आए हैं वो सभी मर जाते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हाई एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं कर सकते, वो सारे बैक्टीरिया यहां पे क्या होंगे? मर जाएंगे। तो यहां उससे होता क्या है? किल द बैक्टीरिया कम अलोंग विद फूड। हमारे खाने के साथ जितने भी बैक्टीरिया आए हुए हैं उन सभी को ये मारने का काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। पीएच हमारे जो ये HCl क्रिएट करता है, पीएच ये कितना करता है? समथिंग 1 to 2, 1 से 2 के बीच में। समझ सकते हो कितना हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होगा 1 से 2 पीएच का। अगर अच्छा सोचो, इतना हाई कंसंट्रेटेड और इतनी पीएच का एसिड हमारे बाहर से स्किन पे पड़ जाए, पूरा स्किन जला दे, लेकिन हमारे स्टमक में इससे कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? इसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है? म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? इस पूरे स्टमक में ना अंदर की तरफ अपनी एक लाइनिंग बना लेता है। यानी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसके अंदर एक और लाइनिंग बना लेता है म्यूकस अपनी। तो जिससे जो ये एसिड है ना, ये स्टमक की लाइनिंग पे टच ही नहीं हो पाता। अब जब स्टमक की लाइनिंग पे टच नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो सिंपल सी चीज है। तो म्यूकस क्या करता है? क्या करेगा? इसका फंक्शन म्यूकस का होगा क्या? इट प्रिवेंट। चलो आगे लिख लेते हैं इसको, पर इसको पहले कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी करना पड़ेगा पहले, सेलेक्ट करके इसको कॉपी टू 15th हो गया। हाँ, अरे इसमें तो पहले सही है। चलो ये आ गया। ठीक है, तो भाई म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? इट प्रिवेंट the inner lining of stomach from the action of HCl। यानी कि ये स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl के एक्शन से बचाता है। ठीक है, चलो अब ये म्यूकस का और इनका तो काम हो गया। अब बचा हमारे पास क्या? पेप्सिनोजन। क्या बचा हमारे पास? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है? पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या है? इट इज इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब इसको एक्टिव होना बाकी है। इसको एक्टिव कौन करेगा? अब इसको एक्टिव के लिए ना क्या होता है? पहली चीज इसके एक्टिवेशन में हेल्प करता है कौन? एसिडिक मीडियम। यानी एक तरह से जो HCl है, एसिडिक मीडियम, वो इसको एक्टिवेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। एसिडिक मीडियम, और साथ में एसिडिक मीडियम तो करता है, इसके साथ में क्या होता है? जो प्रीवियस डाइजेशन का जो पेप्सिन बचा हुआ है,
जो पुराना पेप्सिन बचा हुआ है, प्रीवियस डाइजेशन में भी पेप्सिन यूज हुआ होगा तो उसमें भी कुछ पेप्सिन बचा होगा, तो जो प्रीवियस पेप्सिन बचा हुआ है वो पेप्सिन और ये एसिडिक मीडियम, ये दोनों मिलके रिमेनिंग पेप्सिन ऑफ प्रीवियस डाइजेशन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारे पास, क्या है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक्टिवेट करता है एसिडिक मीडियम, और साथ में जो भी रिमेनिंग बचा हुआ पेप्सिन है वो करता है जो प्रीवियस डाइजेशन का रिमेनिंग है वो, ठीक है। अब एक्टिव हो गया, एक्टिव होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव होने के बाद, पेप्सिन में। पेप्सिन क्या है, एक एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। चलिए नेक्स्ट हम इसी को बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेप्सिन की बात करते हैं। अच्छा, इस बार मैंने कॉपी नहीं किया तो कॉपी नहीं हो रखा है ना, पहले जब कॉपी कर लिया तो कॉपी हो रखा, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए कॉपी 216, ये चलो ठीक है। हाँ, तो भाई हम बात कर रहे थे किसकी, पेप्सिन की बात कर रहे थे। अब ये क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ऑब्वियसली बात है किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये हमारे खाने की आ गई क्या, प्रोटीन, प्रोटीन आ गई। प्रोटीन को तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, अब सिंपलेस्ट तो क्या है, एमिनो एसिड, लेकिन ये एमिनो एसिड में नहीं तोड़ता, ये किस में तोड़ता है, पेप्टोन्स में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, पेप्टोन्स में। ये समझ लो, इसको इजी वे में समझना चाहते हो ना, ऐसे समझ लो, एक ये चेन है, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं प्रोटीन को हम, जिसमें एमिनो एसिड्स जुड़े हुए हैं बहुत सारे, ये पूरी चेन है, ठीक है। ये एक चेन क्या है, ये प्रोटीन है, और ये हर एक सर्कल जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक एमिनो एसिड है। हमको डाइजेशन में क्या करना है, इस एक एक सर्कल को अलग करना है, लेकिन अभी ये पेप्टोन्स में टूटा। अभी ऐसा समझ लो कि इसमें ना 3 सर्किल, 3 एमिनो एसिड एक साथ आ गए, 2 एमिनो एक साथ 3, हाँ, यानी कि अभी ये ऐसे टूट गया, ये समझ लो, यानी कि अभी टुकड़ों में तो हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट जो स्मॉलेस्ट टुकड़े होने चाहिए ना, उनमें नहीं हुआ है अभी ये, तो इसको आगे और फर्दर डाइजेशन इसका भी होगा। तो पेप्सिन क्या करता है, जो हमारे खाने में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्टोन्स में तोड़ दिया किसने, स्टमक के अंदर किसने तोड़ दिया, पेप्सिन। अब यहां पे स्टमक के अंदर कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। अच्छा, स्टमक के अंदर जो खाना प्रेजेंट होता है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, जैसे माउथ के अंदर हमने क्या बोला था, बोलस बोला था, स्टमक के अंदर क्या बोलते हैं हम इसको, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम, फूड इन स्टमक, फूड इन स्टमक, फूड इन स्टमक क्या है, काइम है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें हो गई, अब ये खाना कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर ना यहीं रोकते हैं अपन, है ना। आगे का जो भी इसका डाइजेशन का पार्ट बचा हुआ है और आगे का जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप अभी तक आप सभी को समझ में आया होगा, और कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं हम ना, है ना, और लंबा हो रहा है लेक्चर। बाकी थैंक यू आज के लिए, और